हमने जितने भी नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम के अंदर हमने नेचुरल नंबर देखे, रियल नंबर देखे, होल नंबर्स देखे, रैशनल नंबर देखे, इरेशनल नंबर्स देखे, पर वो सारे के सारे जो नंबर्स थे ना, उन सबका कोई भी घर नहीं था। वो बेचारे बेघर थे, वो बेचारे आवारा थे। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हमारे जो नंबर्स हैं, और नंबर्स ही नहीं, नंबर्स के साथ साथ और भी जो सारी बाकी की चीजें हैं, उन सबको हम एक उनका घर दे दें। ठीक है, हम उनको एक उनका स्पेस दे दें। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक स्पेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सेट्स क्या होते हैं? बेसिकली सेट कुछ भी नहीं होता, सेट एक स्पेस ही होता है। ठीक है, तो हम सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं? एक स्पेस डिफाइन करते हैं, स्पेस। ठीक है, एक स्पेस है, एक जगह है, ऑफ स्पेस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब स्पेस तो होना चाहिए, ठीक है सोनी धन्यवाद। एक स्पेस तो होना चाहिए, पर वो स्पेस होना किसका चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्पेस के अंदर तुमने कुछ भी रख दिया है और फिर उसको तुम एक सेट बोल दोगे। तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, सेट्स के अंदर जो भी चीज रखी जाएगी वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब उनको अच्छे से डिफाइन किया जा सके, उनके बारे में अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की जा सके। ठीक है, उसके अंदर क्या की जा सके? अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की जा सके। जैसे कि मान लो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ए सेट ऑफ या ए स्पेस ऑफ रिच पर्संस, स्पेस ऑफ रिच पर्सन। क्या मैं इस स्पेस को सेट का नाम दे सकता हूं कि भाई अमीर लोगों का एक स्पेस, मतलब तुम अमीर लोग उठा के लाओ इस दुनिया के और एक स्पेस में रख दो, क्या वो वेल डिफाइंड बना? वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि उस स्पेस के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए कि वो चीजें हैं क्या। तो इस स्पेस के अंदर जो हम चीजें रख रहे हैं, रिच पर्सन, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वेल डिफाइंड जो चीज होगी वो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए, फोर्थ पर्सन के लिए हमेशा सेम होगी। क्या रिच पर्सन मेरे लिए, तुम्हारे लिए, किसी और के लिए और सबके लिए सेम है? रिच पर्सन नहीं है, है ना? तो ये एक वेल डिफाइंड स्पेस नहीं बन रहा है, यानी कि ये जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, इनका हमें कुछ नहीं पता है। तो यानी कि ये स्पेस सेट नहीं बन सकता, ये स्पेस जो है ये तुम्हारा सेट नहीं बन सकता। ठीक है, या फिर मैं अगर तुम्हें कहूं कि ए स्पेस ऑफ ऑनेस्ट पर्सन, मैंने कह दिया कि एक ऐसा स्पेस बनाओ जिसके अंदर तुमने ऑनेस्ट पर्सन रख दिए। अब ऑनेस्ट पर्सन भी नहीं पता, मेरे लिए कोई और, तुम्हारे लिए कोई और, किसी के लिए कोई और। ईमानदार आदमी का तो कुछ नहीं पता है मुझे कौन ईमानदार होते हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स रखे जा रहे हैं वो कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, वो कोई वेल डिफाइंड चीज नहीं है। ठीक है, या फिर मैं कहूं स्पेस ऑफ फोर रियल नंबर्स, स्पेस ऑफ फोर रियल नंबर्स, 4 रियल नंबर्स का स्पेस, क्या ये एक सेट बनेगा? कमेंट करके बताओ, क्या ये एक सेट बनेगा? स्पेस ऑफ 4 रियल नंबर्स, 4 रियल नंबर्स का स्पेस, क्या एक सेट बनेगा? क्या 4 रियल नंबर मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए 4 रियल नंबर सेम होंगे? हो सकता है मेरे लिए 4 रियल नंबर कुछ और हो, तुम्हारे लिए 4 रियल नंबर कुछ और हो, किसी और के लिए रियल नंबर कुछ और होंगे 4। तो ये भी एक वेल डिफाइंड स्पेस नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। इसके अंदर हम स्पेस के अंदर रखना क्या चाह रहे हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड स्पेस नहीं है। पर अगर यहीं पर मैं तुमसे कहूं स्पेस ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, मैंने कह दिया कि पहले 4 नेचुरल नंबर्स का स्पेस। अब ये बताओ क्या ये वेल डिफाइंड है? पहले 4 नेचुरल नंबर का एक स्पेस बनाना है, पहले 4 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4। अब पहले 4 नेचुरल नंबर सबके लिए सेम है, कोई भी हो जाएगा, उसके लिए पहले 4 नेचुरल नंबर हमेशा क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये हमारा एक सेट बना है, दिस इज ए सेट, है ना? ये हमारा क्या बना है? सेट बना है। जैसे कि मान लो मैं कह दूं कि स्पेस ऑफ ऑल नंबर्स, स्पेस ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन -1, क्या ये एक सेट बनेगा? बताओ, फिफ्थ वाला कमेंट करके बताओ, क्या ये एक सेट बनेगा? स्पेस ऑफ होल नंबर्स लेस देन -1, एक ऐसा स्पेस बनाओ जिसके अंदर होल नंबर्स रखो, पर वो होल नंबर्स जो है तुम्हारे -1 से कम होने चाहिए। क्या ये एक हमारा क्या बन सकता है? सेट बन सकता है? बताओ, क्या ये एक सेट बनेगा? संदीप कह रहा है नहीं बनेगा, रिया भी कह रही है, प्रिया भी कह रही है नहीं बनेगा, अजय कह रहा है नहीं बनेगा, शिवानी भी कह रही है नहीं बनेगा, ए भी कह रहा है नहीं बनेगा, आदर्श भी कह रहा है नहीं बनेगा, अमन भी कह रहा है नहीं बनेगा, मालिनी कह रही है बनेगा, सपना भी कह रही है बनेगा, राहुल भी कह रहा है बनेगा, यशोधर, मनीष, शगुफ्ता भी मना, आदर्श भी कह रहा है। चलो, तो जो मना कर रहे हैं वो सारे गलत हैं, जो मना कर रहे हैं वो सारे के सारे गलत है। जरा मुझे ये बताओ, क्या इसके अंदर जो चीज लिखी गई है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं? मुझे भी पता है इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, तुम्हें भी पता है इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, किसी और को भी पता है इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, हम सबको पता है कि ये स्पेस खाली है, हमें पता है कि ये स्पेस खाली है। पर ऐसा तो नहीं है ना कि हमें नहीं पता कि स्पेस में आएगा क्या, हम सबको पता है कि स्पेस में कुछ नहीं आएगा। तो वो एक वेल डिफाइंड चीज हुई, वो भी एक वेल डिफाइंड चीज है। और जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये एक एम्प्टी सेट बनेगा, तो एम्प्टी सेट वेल डिफाइंड ही तो होता है, एम्प्टी सेट भी वेल डिफाइंड होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये एक एम्प्टी सेट है, पर इसको हम अभी बोल नहीं सकते एम्प्टी सेट, क्योंकि अभी हमने एम्प्टी सेट जाना नहीं है क्या होता है। तो पर है तो वेल डिफाइंड कि -1 से कम,
क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो ये स्पेस वेल डिफाइंड है, इसमें आएगा क्या क्या नहीं आएगा वो बात दूर की है, ये वेल डिफाइंड है, समझ रहे हो? तो ये भी एक सेट है, ठीक है। तो इस तरीके से सेट को हम देख सकते हैं कि वो, ठीक है, वो क्या होगा? वेल डिफाइंड स्पेस होना चाहिए ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बात ये आती है कि सेट का नामकरण करना है, इस सेट का हमें क्या करना है? नामकरण करना है, ठीक है। तो सेट का नामकरण कैसे होगा? सेट की दो चीजें हैं, एक तो उसकी नोटेशन, एक तो नोटेशन, नोटेशन यानी कि उसका नाम क्या होगा, और एक उसकी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन यानी कि वो दिखेगा कैसे। नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन। तो सेट की जो नोटेशन होती है भाई, वो तो होती है कैपिटल लेटर से। जैसे हम वेरिएबल्स को जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो सेट होता है उसकी नोटेशन होती है। हाँ, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं बारी बारी यही बोलता रहूंगा, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं वो क्लास को एक बार शुरू से देख ले, ताकि उनका सिलेबस, शीट सारा डाउट क्लियर हो जाए। अच्छा, ये क्लास मेरी 5 बजे रखाने का रीजन ये था कि 7 बजे तक तुम्हारा वो फ्री बोल रहा हूँ, वो 500 रुपए का डिस्काउंट है ना 7 बजे तक। तो मुझे लगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वो 500 रुपए कम का डिस्काउंट एक बार फर्स्ट लेक्चर के बाद देखना चाह रहे होंगे। तो मुझे लगा कि वो 7 बजे तक रहेगा आज शाम को, तो आधा घंटा तुम्हारे पास रहेगा, 6:30 के बाद तो परचेज कर सकते हो। हालांकि कल से जो क्लास की टाइमिंग्स है वो 7:30 बजे रहेगी, शाम को 7:30 से 9। कल से जो टाइमिंग्स रहेगी वो 7:30 से 9 रहेगी, ऐप पे अपडेटेड भी है, देख लेना। चलो, तो नोटेशन क्या होती है? नोटेशन होती है कैपिटल लेटर्स से, कैपिटल लेटर्स यानी कि ए बी सी ऐसे करके जेड तक, ठीक है। ये कैपिटल लेटर्स तक क्या होती है? नोटेशन होती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? एक सेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा दो तरीके से होती है, नाम लिखते हैं पहले तो। रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होती है? एक रिप्रेजेंटेशन को तो बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक रिप्रेजेंटेशन को तो बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरी को बोला जाता है क्या? रोस्टर फॉर्म। दूसरी को क्या बोला जाता है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हमारा जो सेट होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से लिखी जाती है। ये टाइम एक्चुअली मेरी और क्लास रहती है, आज मेरी वो क्लास नहीं थी, तो ये टाइम पॉसिबल नहीं है। टाइम पॉसिबल 7:30 से 9 ही है, ठीक है, और कोई टाइम पॉसिबल अभी है नहीं। बाकी हो सकता है इन फ्यूचर मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं दिन की 2 क्लासेस कर दूंगा, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, तो वो इन फ्यूचर की बात है, थोड़े दिन बाद की। अभी तो एक ही क्लास रहेगी 7:30 से 9, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हमारी दो रिप्रेजेंटेशन होती है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है अगर देखो तो, ये वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस पर हम थोड़ा सा समय लगाएंगे, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म जो सेट को बिल्ड कर दे, बिल्ड मतलब बनाना, तो एक ऐसी फॉर्म जो सेट को क्या करते? बिल्ड कर दे। और रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जहां पे हमें सेट एक्चुअली में देखने को मिलता है। हमें एक्चुअली में क्या देखने को मिलता है? ऐसा, जैसे मान लो मैं ये बोल दूं कि 5th नेचुरल नंबर। अब 5th नेचुरल नंबर जो है वो मैंने बोल दिया बिल्ड करने का तरीका, कि भाई तुम्हें वहां तक पहुंच रहा है 5वां नेचुरल नंबर। और फिर अगर मैं एक्चुअली में पूछूं कि हाँ शाम को 7:30 बजे, और अगर मैं एक्चुअली में तुमसे ये पूछूं कि 5th नेचुरल नंबर है क्या, तो तुम कहोगे 5। तो वो जो 5 बता रहे हो वो तो रोस्टर फॉर्म है, और 5th नेचुरल नंबर जो बता रहे हो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो पर सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है ना, हाँ, इस रोस्टर फॉर्म का एक दूसरा नाम भी है, टेबुलर फॉर्म भी है, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, ये वर्ड भी यूज होता है, टेबुलर फॉर्म भी एक दूसरा नाम है इसका। तो सेट बिल्डर फॉर्म का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म ही देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है? और एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि दोनों ही केसेस में हमारा जो सेट होता है वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा, कि भाई उसका नाम तो लिख दिया तुमने कैपिटल लेटर से, मान लो कैपिटल ए, सेट का जो नाम है वो तो रख दिया तुमने कैपिटल लेटर से, और जो उसके रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें करली ब्रैकेट्स यूज होंगे। उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर क्या होंगे? ये करली ब्रैकेट्स यूज होंगे। तो एक सेट की जो शक्ल है, बेसिकली सेट की शक्ल ऐसी दिखेगी तुम्हें दोनों ही फॉर्म्स में। पर अब ये देखते हैं कि दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस क्या है। तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं कि इसके अंदर बात है क्या। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा हमें क्या मिलता है? हमें एक सेट मिलेगा लिखा हुआ ए। अब वो कैसे लिखता है देखो, समझने की कोशिश करना। वो कहेगा कि सेट के अंदर हमारे वो सारे एक्स आएंगे, सेट के अंदर हमारे वो सारे एक्स आएंगे। अब वो एक्स नाम दे रहा है कि मेरे सेट के अंदर एक्स आएंगे। फिर वो कई बार क्या करेगा, या तो ये 2 डॉट्स यूज कर लेता है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं, मेरे को इसका नाम नहीं पता है, या फिर हम एक ये लाइन यूज कर लेते हैं। इन दोनों ही चीजों का मतलब क्या होता है? इज सच दैट। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ऐसे पढ़ा जाएगा। तो पहले वो क्या लिखेगा? लिखेगा कि इस ए सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, इज सच दैट, फिर एक कंडीशन लिखी पाएगी, एक कंडीशन ऑन एक्स लिखी पाएगी। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म की क्या होती है? एक बेसिक सी क्या होती है? फॉर्मेट होता है, ठीक है। और अगर वहीं पे मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं, तो जो सेट की रोस्टर फॉर्म होती है ना, वहां हम एक्चुअली में ये एक्स बताते हैं होगा क्या। वहां हम एक्चुअली में क्या बताते हैं? ये एक्चुअली में ये एक्स होगा क्या। और जो एक्स होगा उसको जितने एक्स होंगे, मान लो यहां से 5 एक्स निकल के आए, 7 एक्स निकल के आए, है ना, 10 निकल के आए, तो उनको हम क्या करेंगे? कोमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है, कोमा से सेपरेट कर देंगे। सर सच दैट बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं, एक्स सच दैट। इंग्लिश नहीं बनी ना स्वाति, निधि, शुभम, इंग्लिश नहीं बनी। एक्स सच दैट, एक्स इज सच दैट, है ना, बेसिक इंग्लिश है। तो एक्स सच दैट नहीं, एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है ना, तो ऐसा बोलेंगे। तो एक्स इज सच दैट इज मेरे ख्याल से राइट वर्ड है, और बाकी इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, दिल पे मत लगाओ। सच दैट बोलना चाहते हो तो बोल लो, मेरे ख्याल से इज सच दैट इज ए बेटर ऑप्शन। तो देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया कि इस सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, एक्स
आएंगे इज सच दैट एक्स इज सच दैट क्या कि भाई एक्स तुम्हारा एक इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। मान लो एक रद्दी सा एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। एक्स इज सच दैट क्या एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमारे ए सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, हमारे ए सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये देखो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स होंगे क्या, जो 4 से कम होंगे, ठीक है। 4 से कम होंगे तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 4 से कम होंगे, 4 से कम नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो ये तो होगी सेट बिल्डर फॉर्म। और एक्चुअली में जो एक्स यहां से निकल के आ रहे हैं उनको अगर मैं इधर लिख दूं एक सेट की फॉर्म में, क्या 1 2, अच्छा 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब हमें क्या करना होता है, ये जो कोमा से सेपरेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने 1 2 3 ऐसे लिख दिया है कि भाई इस सेट में 1 2 3 सेटिस्फाई होगा, और अगर ऐसे लिख दिया है तो वो बताना चाह रहा है कि इस सेट के अंदर 123 एक एलिमेंट है, 123 एक एलिमेंट है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया है, तो 1 2 3 ही नहीं अलग अलग, यहाँ पे 123 एक ऑब्जेक्ट है। तो कोमा का सेपरेशन बड़ा जरूरी है। एक लगा दिया तो 1 और 23 है यहाँ पे, तो तीनों एलिमेंट, तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिखना चाहिए, तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग दिखने चाहिए, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये तो हो गई रोस्टर फॉर्म और ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि भाई जैसे मान लो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, अगर एक आसान सा क्वेश्चन बनाना हुआ तो उसकी तुमसे क्या पूछ लेगा, रोस्टर फॉर्म पूछ लेगा। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूं, या मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि भाई बताओ, एक सेट मैं लिखता हूं, x इज सच दैट, x इज सच दैट x इज ए मैट्रिक्स which is both रो एंड कॉलम। मान लो मैंने ये पूछ लिया तुमसे, इस सेट के अंदर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए और कितना आना चाहिए, कितने ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए और क्या ऑब्जेक्ट आने चाहिए। मैंने पूछा है कि हमारा ये जो ए सेट है इसके अंदर वो सारी मैट्रिसेस हैं, ए जो सेट है उसके अंदर हमारे पास क्या है, वो सारी मैट्रिसेस हैं, जो मैट्रिसेस रो मैट्रिसेस भी है और कॉलम मैट्रिसेस भी है ना। तो थोड़ा सा मैट्रिसेस घुस गया है, ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, पहले तो यही पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। तो बताओ क्या होगा, 1 मिनट के लिए DSSB के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, या आपने जो यूपीटीजीटी में पढ़ाया है। यार यूपीटीजीटी पीजीटी वाला इनफ नहीं है विवेक, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो DSSB में अलग से आते हैं, समझ रहे हो। वेरी गुड प्रतीक। ऑब्जेक्ट्स तो इनफाइनाइट आएंगे, पर आएंगे क्या, ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सारे आएंगे, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ये बात प्रतीक की ठीक है, पर क्या आएंगे। ए सेट रोस्टर फॉर्म में कैसा दिखेगा, ए सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में देखना चाहूं तो कैसा दिखेगा। पहली बात तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है ये बात पता होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स होती क्या है। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके पास सिर्फ एक रो होती है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके पास सिर्फ एक रो होती है, ओनली वन रो। और कॉलम क्या होती है, जिसके पास ओनली वन कॉलम होता है, जिसके पास सिर्फ एक रो और सिर्फ एक कॉलम हो। अब एक ऐसी मैट्रिक्स देखो जिसके पास एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो। हाँ, रूबल का जवाब सबसे सही आया। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की, नहीं, एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की ही एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो रो भी होती है और कॉलम भी होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है और एक ही कॉलम होता है। एलिमेंट कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो यहां पे मैंने एक एलिमेंट ए लिख दिया, सॉरी एक एलिमेंट मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। तो ये जो मैट्रिक्स दिखेगी कुछ ऐसी मैट्रिक्स दिखेगी, इसके अंदर सिर्फ एक क्रॉस एक की मैट्रिक्स आएंगी, और वो मैट्रिक्स कितनी भी हो सकती है। सिंगलटन मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है विवेक, सिंगलटन मैट्रिक्स नहीं होती है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और ऐसी मैट्रिक्स इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये ए ये बता रहा है कि यहाँ पे कितनी भी इनफाइनाइट मैट्रिक्स हो सकती है, समझ रहे हो। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके अंदर हम सेट बिल्डर फॉर्म देके रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उस पर ज्यादा समय हमें लगाना चाहिए, या फिर हमें ज्यादा समय उस पर देना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इजीली चीजें जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये बारी बारी एलिमेंट्स वर्ड आ रहा है तो उसको हम अब यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स वर्ड हम यूज कर रहे हैं, अब वो ऑब्जेक्ट वर्ड हम यूज ना करके हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एलिमेंट्स। सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमास। एक सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। क्या लिख दिया मैंने, सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। पर वाई 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स नॉट एयर, क्योंकि संजीव कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, एक रो होती है ना। तो अब 2 क्रॉस 2 में तो 2 रो 2 कॉलम हो गए, 3 क्रॉस 3 में ये हो गए, है ना। तो स्वाति 1 क्रॉस n और n क्रॉस 1 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जो दोनों हो, बोथ रो एंड कॉलम लिखा है ना, बोथ रो एंड कॉलम। चलो तो इसको यहीं रोक लेते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो सेट के बारे में हमने चीजें जान ली कि सेट को लिखते कैसे हैं, सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने उससे हाई हेलो कर लिया है। अब इसके अंदर जो पहला टॉपिक बनता है हमारा सेट के अंदर, वो बनता है सबसेट्स का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसेट्स क्या होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगाएंगे। सबसेट्स का क्या मतलब, सब का मतलब छोटा और सेट का मतलब सेट, यानी कि छोटा सेट। जैसे कि सबवे होता है ना, कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसमें मैथ के अंदर हम क्या लगा देते हैं, सब लगा देते हैं। तो एक ऐसा सेट जो किसी सेट का छोटा सेट हो, जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ए लिख दिया है,
जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ए लिख दिया है 1 2 3 4 5, एक सिंपल सा सेट लिख दिया। अब वो कहता है कि एक ऐसा सेट बनाओ जो ए का छोटा सेट हो, इसी में से ही थोड़े से एलिमेंट उठा के और एक सेट बना दो, तो इसका क्या बन जाए, एक छोटा सेट बन जाए। समझ रहे हो? वैसे मेरे को सबसेट से पहले ना टाइप्स ऑफ सेट पे जाना चाहिए था, क्योंकि उसका हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रोकता हूं और टाइप्स ऑफ सेट बताना पड़ेगा थोड़ा सा, वहां इसकी अब जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा एक बार टाइप्स ऑफ सेट पे हम टाइम लगा लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट से पहले हमें एक वर्ड पता होना चाहिए, क्या? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, या कार्डिनल नंबर बोल देते हैं हम इसको, या फिर कार्डिनैलिटी बोल देते हैं, की जरूरत पड़ेगी आगे। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट पहले ये कर लेते हैं, नहीं तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी क्या होती है? अगर एक सेट ए है तो उसकी कार्डिनैलिटी को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या? एन ऑफ ए से। कार्डिनैलिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? एन ऑफ ए। ठीक है, तो एन ऑफ ए का मतलब क्या है? कार्डिनैलिटी होती क्या है? कुछ नहीं होती है। कार्डिनैलिटी जितने एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है ना, वो नंबर होता है कि भाई एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट है तो उसकी कार्डिनैलिटी 5 हो जाएगी। तो एन ऑफ ए कुछ नहीं होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम बोल देंगे कि वो ए की क्या है? सिंपली कार्डिनैलिटी। एकदम बेसिक सी बात है ना? अब कार्डिनैलिटी पे बेस्ड हमने सेट का थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन किया है। ठीक है, जैसे कि पहला हम बोलते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होगा भाई? फाइनाइट सेट, सेट दो तरीके के होते हैं, या तो सेट एक फाइनाइट होता है या एक सेट इनफाइनाइट होता है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट ऐसा सेट होगा जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स, सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स। जिस सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या बोल देंगे? फाइनाइट सेट बोल देंगे। यानी कि मैं सिंपली इतनी सी बात लिख सकता हूं कि एन ऑफ ए क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। इसमें सारी बात सिमट गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, और अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं, क्या? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है भाई? एक ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाए फिर? इनफाइनाइट। ऐसे भी सेट होते हैं जिनकी कार्डिनैलिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। जिसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। अब ये कुछ ना स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो इनफाइनाइट होते हैं। कम स्टैंडर्ड सेट्स, कम स्टैंडर्ड सेट, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं। देखो कौन कौन से, जो तुम्हें पता है। पहला, काउंटेबल वर्ड जो है ना वो यूज करना सही नहीं है, है ना? अब अगर 6वीं 7वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हो, 9वीं 10वीं तक के बच्चों को बता रहे हो, तो काउंटेबल वर्ड ठीक है, बल्कि 11th 12th में भी बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है काउंटेबल। पर जब हम थोड़ा हाई लेवल पे चले जाते हैं तो काउंटेबल जो चीज हो सकती है ना वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट ना एक रियल एनालिसिस की प्रॉपर एक कंसेप्ट है, जैसा तुमने कभी देखा भी होगा, सब बच्चों ने बीएससी एमएससी तो करी ही होगी। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोलना यहाँ सही नहीं है ना? क्योंकि नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है ना वो काउंटेबल सेट होता है, पर नेचुरल नंबर होते हैं तो इनफाइनाइट है ना, तो वो लिखना सही नहीं है। ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल मत बोलो, फाइनाइट एलिमेंट और इनफाइनाइट एलिमेंट बोल दो, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सम स्टैंडर्ड सेट्स देखो क्या होता है। कुछ स्टैंडर्ड सेट्स है जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये सब बेसिक बेसिक सी बातें हैं पर बतानी पड़ती हैं, इनको छोड़ भी नहीं सकते। 1 2 3, क्योंकि कई बच्चे नेचुरल नंबर्स नहीं लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट कैसा दिखेगा भाई? जिसके अंदर 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स चलते जाएंगे। तो कितने एलिमेंट्स होए? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होए। ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होए तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल एन से। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम ऐसे लिख देते हैं। दूसरा सेट आता है तुम्हारा होल नंबर्स का। मेरे को ये लिखने की तो शायद जरूरत नहीं है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर का सेट क्या होता है? 0 1 2 3 और ऐसे आगे चलता जाता है। ये दूसरा इनफाइनाइट स्टैंडर्ड सेट है, स्टैंडर्ड सेट है। तीसरा सेट कौन सा आता है भाई? इंटीजर्स का, है ना? इंटीजर्स के सेट को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। इंटीजर्स के सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं। उसके अंदर एलिमेंट आते हैं +0 भी, और फिर आगे सारे प्लस और माइनस वाले एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स के सेट में आ जाते हैं। इसके बाद सेट ऑफ रेशनल्स, उसको हम लिख नहीं सकते हैं, रैशनल नंबर्स को हम लिख के बता नहीं सकते हैं। तो सेट ऑफ रेशनल्स क्या होता है भाई? उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल्स को क्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इररेशनल्स को, जो इररेशनल नंबर होते हैं, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट से। अब ये सी क्यों लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसकी भी हम बात करेंगे जब कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे। ठीक है, 6th पे फिर कौन आ गया? सेट ऑफ रियल्स। इन सेट्स को मैं लिख के नहीं दिखा सकता, इसलिए इनको नाम से पढ़ रहे हैं। यानी कि एक सेट जिसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाए। ठीक है, चैप्टर का सीक्वेंस आदर्श हम पहले सेट्स करके फिर फंक्शन करके और फिर पहले कैलकुलस निपटाएंगे सारा का सारा। ठीक है, तो यही सीक्वेंस रहेगा, फिर आगे के आगे देखेंगे। सेट ऑफ रियल्स, फिर उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट। फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और सम स्टैंडर्ड सेट्स ये होते हैं। अब इसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कुछ सेट की, जैसे कि एक सेट होता है तुम्हारा कौन सा? सिंगलटन सेट। कोई स्पेशल सेट है सिंगलटन सेट, यानी कि सिंगलटन नाम से पता लग रहा है एक ऐसा सेट जो जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है।
ये सारे कार्डिनलिटी पे ही बेस्ड है, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हुई है हमने, जो कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है सेट्स का, ये कार्डिनलिटी पे ही है। तो पहले फाइनाइट इनफाइनाइट है ना। सिंगलटन सेट यानी कि जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल, एक ऐसा सेट बताओ जिसके, मैंने एक सेट बनाया कि मैंने कहा कि एक सेट ऐसा है जिसके अंदर x आएंगे और x क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग्स टू, x इज ए रियल रूट ऑफ, x इज ए रियल रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ ये सेट क्या बनेगा, बताओ ये सेट क्या बनेगा। x क्या होना चाहिए, एक रियल रूट होना चाहिए इस इक्वेशन का, है ना। तो इस इक्वेशन के कौन कौन से रूट होते हैं पहले तो ये देखो, और फिर उसको क्या करो, कह रहा है x एक रियल रूट होना चाहिए x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का। ये इक्वेशन बड़ी स्पेशल इक्वेशन है, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखेंगे इस इक्वेशन को। ये क्या है, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिनोट करती है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं तुम्हारे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं तुम्हारे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसके अंदर जो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ये जो 1 है ये क्या है तुम्हारा, इसके अंदर सिर्फ एक रियल रूट है। तो अगर सेट ए को देखा जाए तो सेट ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ए सेट तुम्हारा सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो सिंगलटन सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आता है। अगर फिर मैं इसके बाद बात करूं नल सेट की, फिर आता है तुम्हारा फोर्थ नंबर पे क्या, नल सेट। तो नल सेट क्या होगा तुम्हारा, नल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर, नल सेट भी बोल देते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं, दूसरा नाम भी है इसका, नल या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, जिसकी कार्डिनलिटी 0 हो, एक ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, या वॉइड सेट भी बोल देते हैं, एक और नाम भी है वॉइड सेट भी बोल देते हैं इसको, एक तीसरा नाम भी है नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी 0 यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना है। जैसे कि मैंने वो शुरू में बताया था कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर होल नंबर्स आए -1 से कम, है ना। x क्या है, होल नंबर होना चाहिए पर -1 से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, जो समझनी जरूरी है। नल सेट को हमने एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दी है, नल सेट को हमने क्या दिया, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि नेचुरल नंबर को तुम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हो, होल नंबर्स को तुम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हो, तो एम्प्टी सेट को हम ए बी सी डी से डिनोट करने की बजाय एम्प्टी सेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो फाई से कर देते हैं। फाई का मतलब ही ये है कि एक ऐसा सेट बता रहे हो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। यानी कि फाई का मतलब ये है कि हम एक ऐसा सेट लिखने जा रहे हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो फाई क्या है तुम्हारा, एक एम्प्टी सेट है। अब कई बार ये पूछते हैं कि ये क्या बना फिर, अब मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा एम्प्टी है, इनमें से कौन कौन सा एम्प्टी सेट है। बताओ इन चारों में से एम्प्टी सेट कौन सा है, या इसको तो हटा ही लो। इन तीनों में से बताओ एम्प्टी सेट कौन सा है, क्या लिखा था यहां पे मैंने, और ये थर्ड वाला लिख लो। इनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है ये बताओ, कमेंट गए हैं। वो ये तो एरर आ गया है। कमेंट ही नहीं शो रहे हैं, चलो फिर तो कैसे बताओ, नहीं बताता हूं। तो क्या ये एम्प्टी सेट है, कमेंट मुझे दिखने बंद हो गए, पता नहीं कोई थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया शायद। ये वाला जो सेट है ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 0 एक एलिमेंट है ना। तो ये कैसे एम्प्टी सेट हो सकता है, इसके अंदर तो मुझे 0 एक एलिमेंट दिख रहा है। इस सेट की अगर कार्डिनलिटी देखो तो इस सेट की कार्डिनलिटी 1 है ना। अगर ये सेट मैं पूछूं तो सारी दुनिया में से आधी दुनिया को ये सेट एम्प्टी लग जाता है, पता नहीं कैसे लग जाता है। एम्प्टी सेट तो फाई है, फाई एक नाम है, और एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है। अगर यहां देखे तो यहां एक ऐसा सेट लिखा हुआ है जिसका फाई एक एलिमेंट है ना। तो अगर इस सेट की भी कार्डिनलिटी देखो तो इस सेट की कार्डिनलिटी भाई 1 है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस यहां पे एक सेट लिखा हुआ है जिस सेट का एक एलिमेंट एम्प्टी सेट है, एक सेट लिखा हुआ है जिस सेट का एलिमेंट एक एम्प्टी सेट है, यानी कि अंदर वाला एक एम्प्टी सेट है। तो इस सेट को मैं ऐसे लिख देता हूं, उसमें क्या दिक्कत है, ये सेट ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी है, इस सेट की कार्डिनलिटी भी 1 ही है, इस सेट की कार्डिनलिटी भी क्या है तुम्हारी, 1 ही है, समझ रहे हो। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सेट हो गए। क्लास तो लाइव है ना यार, चलो
तो ये हमारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ सेट हो गए। चलो ठीक है, वैसे तो मेरा कमेंट्स की तरफ ध्यान जाता ना तो डिस्ट्रैक्शन होता, मेरा ज्यादा फोकस पढ़ाने पे ही रहता है यार, मैं बातचीत पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, है ना। तो सबसेट्स की बात कर रहे थे, तो सबसेट के बारे में मैं क्या बता रहा था तुम्हें, सबसेट के बारे में मैं तुम्हें ये बात बता रहा था कि सबसेट क्या होता है, एक छोटा सेट होता है। जैसे मान लो ए सेट तुम्हारा 1 2 3 4 5 है, तो हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो इसी में से ही कुछ एलिमेंट्स लेके मैं एक छोटा सेट बना दूं। जैसे कि मान लो मैंने एक बी सेट बना दिया, बी सेट बना दिया, मान लो मैंने 1 2 और 5, तो ये एक ऐसा सेट बन गया जो इसी का सेट है, इसी में से बना है। तो 1 2 5 जो है वो इसी का ही तो एक छोटा भाई है, तो ये बी सेट क्या बोला जाएगा, ए का सबसेट बोला जाएगा। मान लो मैंने एक सी सेट बना दिया जिसके अंदर मैंने सिर्फ 3 लिख दिया, एक सिंगलटन सेट बना दिया, तो सी भी ए का क्या है, सबसेट है। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, है ना। या फिर उल्टा लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिखूंगा, ए इज ए सुपरसेट, ए को बड़ा बताना है ना, ए को बड़ा भाई बताना है, तो ए इज ए सुपरसेट ऑफ बी। अब मैथ्स के अंदर ये लैंग्वेज नहीं चलती है, मैथ्स के अंदर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चलती है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये देखो, ये जो इज ए सबसेट, बी इज ए सबसेट ऑफ लगाना भूल गया हूं मैं यहां पे, तो ये जो बीच की सारी चीज है ना, इसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं और हम ये कह देते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। और अगर मुझे सुपर सेट दिखाना होता है तो मैं इसको पलट देता हूं, ऐसे कर देता हूं, बी इज सॉरी ए इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो ये हमारी जो रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये क्या हो गई, ए और बी की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब यहां पे हमें एक छोटी सी चीज की और जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहां पे एक छोटी सी चीज की जरूरत पड़ती क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको देखते हैं। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 जो है ना, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये बात कह सकते हैं हम। 2 जो है ना वो ए का एलिमेंट है, ये बात मैं कह सकता हूं। और मैं ये भी बात कह सकता हूं कि 7 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, और इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 बिलोंग्स टू ए, मैं ऐसे भी कह सकता हूं। जैसे मैं शुरू में कह रहा था ना कि हम नंबर्स का घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सब कहते हैं कि भाई आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग टू दिस सिटी, आई बिलोंग टू हरियाणा, आई बिलोंग टू यूपी, है ना, आई बिलोंग टू पंजाब, ऐसे बोलते हैं। तो तू कह रहा है कि भाई आई बिलोंग टू ए, तू अपना एड्रेस बता रहा है कि आई बिलोंग टू ए। और मैं ये भी कह सकता हूं कि 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, मैं ये भी लिख सकता हूं कि 7 तो नहीं है ना ये के अंदर, 7 का एड्रेस तो ए नहीं है, समझ रहे हो। अब इन दोनों चीजों की भी हमने जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है। 2 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि 2 बिलोंग्स टू ए, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है बताने की कि 2 जो है वो ए सेट में से आया है, जो 2 है वो ए सेट के अंदर है। और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको काट देते हैं कि भाई 2 बिलोंग नहीं करता है ए के अंदर, 7 बिलोंग नहीं करता है ए के अंदर। सिमिलरली मान लो मैंने लिखा एक डी सेट लिख दिया, मान लो मैंने डी सेट लिख दिया 1 2 ए बी। अब मैं पूछ रहा हूं क्या डी जो है वो ए का सबसेट है, क्या डी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए से आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो हम लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहे हैं, डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, डी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, ऐसे लिख के इसको भी कट कर देंगे, डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी मैथमेटिकल नोटेशन हो गई। अब यहां पे एक छोटी सी बात आती है, क्या, इस बात को समझना, मैं कह रहा हूं इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट है तो देन एक अच्छी बात है यहां से, क्या कहता है कि इफ x belongs to b then x belongs to a, ये रिप्रेजेंटेशन यूज करनी पड़ेगी। कहता है कि अगर b जो है वो a का सबसेट है, तो अगर कोई ऐसा x है जो b के अंदर है तो वो a के अंदर भी जरूर मिलेगा। देखो यहां से देखो, मैं कह रहा हूं जो b है वो a का सबसेट है, तो अगर कोई ऐसा x है जो b के अंदर है, जैसे कि मान लो 1 है 2 है 5 है, कोई ऐसा b है जो, कोई ऐसा x है जो b के अंदर है, तो क्या वो a के अंदर नहीं है, ही, क्योंकि b के सारे एलिमेंट तो बेचारे a से ही उधार लिए हुए हैं, है ना। तो जो b का एलिमेंट होगा वो a का जरूर होगा अगर तुम्हारा ये इसका सबसेट है, ठीक है। और मैं यहां से ये भी कह सकता हूं इफ b इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, या फिर पूरी अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं b इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, देन मैं क्या कहूंगा, देन देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा ई बना देते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट ए x, तो हमें एक एटलीस्ट 1x, या ये लिखो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x सच दैट, कम से कम एक ऐसा x मिलेगा सच दैट कि वो x जो है ना b में तो होगा बट वो x a में नहीं होगा। कह रहा है अगर b तुम्हारा a का सबसेट नहीं हुआ तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा b के अंदर जो a का नहीं होगा, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि ये देखो d जो है वो तुम्हारा a का सबसेट नहीं है, d जो है वो a का सबसेट नहीं है, तो d के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो a का नहीं होगा, तभी तो सबसेट नहीं हुआ। जैसे कि देखो a और b दो एलिमेंट ऐसे दिख रहे हैं जो d के तो हैं पर a के नहीं है। तो ये हमारी कहानी हो गई सबसेट की। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इन सबसेट्स को काउंट करना चाह रहे हैं और फिर इन सबसेट्स की भी हमने कैटेगरी बनाई हुई है। तो सबसे पहले तो सबसेट्स को काउंट करते हैं। तो सबसेट्स की 2 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी तो ये कहता है, या फिर एक प्रॉपर्टी है, क्या कहता है कि फाई एंड ए, फाई एंड द सेट इटसेल्फ
phi and the set itself are always two subsets of given set. कहता है कि अगर तुम्हें एक सेट ए दिया हुआ है ना, कहता है अगर तुम्हें एक सेट ए दिया हुआ है तो इसके दो सबसेट्स तो तुम्हें जरूर मिलेंगे, दो सबसेट्स तो पक्का मिलेंगे, और कोई मिले या ना मिले दो सबसेट पक्का मिलेंगे। एक तो इसका सबसेट मिलेगा एम्प्टी सेट यानी कि फाई, और एक सेट मिलेगा ए का। या अब देखो सबसेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जो उसी के एलिमेंट से बनाओ। तो ए तो ए के एलिमेंट से बना ही है, ए तो ए के एलिमेंट से बना ही है, तो ये तो बेचारा इसका सबसेट हो ही जाएगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फाई को तो एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है बनने की, वो तो बना ही पड़ा है और वो तो सबके लिए बनेगा, उसको एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है बनने के लिए। तो फाई जो है वो बेचारा वो तो कहता है मैं तो सबके लिए बना पड़ा हूं भाई, मेरे को तो एलिमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो ये फाई जो है ये हर सेट के लिए एक सबसेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो एक सेट के अंदर ये दो सबसेट तो जरूर होंगे, और भी होंगे, ठीक है। ये वाला जो सबसेट होता है ये जीरो कार्डिनलिटी का होता है, ये वाला जो सबसेट होता है ये जीरो कार्डिनलिटी का होता है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। और मान लो ए के अंदर अगर एन एलिमेंट्स हैं, अगर ए के अंदर वेयर मैं ये भी लिख देता हूं, मान लो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ए की कार्डिनलिटी एन है, तो फिर ये जो ए है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, इसके अंदर एन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ए की बात हो रही है। एक तरीके से सबसे छोटा और सबसे बड़ा सबसेट देखने को मिल रहा है तुम्हें कि भाई ए सेट का सबसे छोटा जो सबसेट होगा उसके पास जीरो एलिमेंट होंगे, और ए सेट का जो सबसे बड़ा सबसेट होगा उसके अंदर एन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो दो तो देख लिया हमने सबसेट, ए के दो सबसेट तो देख लिए। तो बीच के सबसेट होते हैं, बाकी के जो सबसेट्स होते हैं उनके अंदर एलिमेंट होते हैं बीच के, जैसे जीरो यहाँ है एन यहाँ है, तो बीच के जो होंगे उनमें 1 2 3 4 ऐसे करते करते n-1 तक के एलिमेंट्स और होंगे, ये सबसेट्स और बनते हैं हमारे, ठीक है। ऐसा सबसेट होगा जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा, ऐसा सबसेट होगा जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, n-1 होंगे और n होगा, समझ रहे हो। तो ये सारे के सारे सबसेट्स और मिलेंगे तुम्हें। तो ये होंगे कितने, तो वो यही कहता है इफ a हैज n एलिमेंट्स, अगर a के अंदर n एलिमेंट्स हैं देन the total subset, total number of subsets, the total number of subsets of A, the total number of subsets of A are 2 raised to the power n. A के अंदर कितने सबसेट्स मिलेंगे, 2 raised to the power n सबसेट्स मिलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। Clear? If n of A is equal to n, then the total number of subsets of A are 2 raised to the power n. यानी कि एक सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 raised to the power n होंगे। दो तुम्हें पता लग गए। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि A के अंदर 3 एलिमेंट है A B C। अब यहां से हम काफी सारे कंसेप्ट्स देखेंगे, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। कुछ बातें हैं यहां से। तो कहता है सबसे पहले तो बताओ A के सबसेट्स बनेंगे कितने, टोटल सबसेट्स। पर मैं रिफ्रेश करके देखता हूं कमेंट्स आएगा। नहीं आ रहे हैं कमेंट्स। टोटल सबसेट्स होंगे कितने, पहले तो काउंट करो कितने होंगे, 2 raised to the power n, यानी कि 2 raised to the power 3 8 होंगे। 2 raised to the power 3 कितने होंगे, 8 सबसेट होंगे, ठीक है। अब जो 8 सबसेट होंगे उनकी जर्नी कहां से शुरू होगी, यहां से। जो पहला सबसेट होगा उसके अंदर 0 एलिमेंट मिलेंगे, जो आखिरी सबसेट होगा उसके अंदर 3 एलिमेंट मिलेंगे। तो यानी कि जो बीच के सबसेट हो गए उनमें कितने कितने एलिमेंट मिलेंगे, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, ठीक है। तो जो सबसेट्स होंगे वो 8 होंगे। तो अगर मैं सबसेट्स प्रॉपर्ली लिखना चाहूं तो प्रॉपर्ली सबसेट्स होंगे कितने, देखो एक सबसेट तो फ्री का जो मिल गया वो 5 मिल गया, ठीक है। और जो 8वां सबसेट है तुम्हारा, यहां लिखता हूं ना मैं, ठीक है, सबसेट, ताकि एक लाइन में लिखे जाए सारे के सारे। जो पहला सबसेट है तुम्हारा वो तो हो गया 5। जो दूसरा सबसेट है तुम्हारा वो कौन सा हो गया, जिसके अंदर एक एक एलिमेंट्स आएंगे, ये तो 0 एलिमेंट वाला हो गया। अब एक एक एलिमेंट वाले सबसेट कौन कौन से बन सकते हैं, देखो, तो एक एक एलिमेंट को उठाओ और सेट्स बना दो। एक ये बना सकता हूं मैं, तीसरे नंबर पे एक ये बना सकता हूं मैं, चौथे नंबर पे एक ये बना सकता हूं मैं। एक एक एलिमेंट्स के यही सेट बन सकते हैं। हाँ, अब की बार कमेंट आए, ठीक है। अगर मैं 5वें नंबर पे आऊं, अब एक एक वाले बन गए, अब 2 2 वाले बनाओ। 2 2 एलिमेंट वाले कौन से बनेंगे, A, B। एक बार A और B को ले लिया, एक बार किसको ले लिया, B और C को ले लिया, और एक बार किसको ले लिया, A और C को ले लिया। ये 7वां हो गया। और एक कौन सा हो गया, 8वां। 8वां कौन सा होगा भाई, जिसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे। 3 एलिमेंट का तो यही बन गया A B C। ये 8 सबसेट बनेंगे। ये क्या बनेंगे, 8 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने 8 सबसेट बना दिए A के, ठीक है। अब ये चीज देखो, यहां से अब कुछ खास बातें हैं। हम यहां से एक बात डिफाइन करते हैं क्या, और यहां से हम काउंट करना भी सीखेंगे चीजों को। पहला आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इसकी जो नोटेशन होती है प्रॉपर सबसेट की वो ऐसी होती है, A इज ए सबसेट ऑफ B, ऐसा। इसके अंदर इक्वेलिटी जो है ना, इसके अंदर जो इक्वेलिटी है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। यानी कि वो कहता है कि एक ऐसा सेट जो B का एक ऐसा सेट जो B का सबसेट तो हो पर वो A के बराबर ना हो, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, ए सबसेट ऑफ B which is not equal to B।
ऐसा सेट होना चाहिए जो बी के बराबर ना हो, ठीक है, एक ऐसा सबसेट बनाओ जो बी के इक्वल ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। यानी कि अगर मैं कार्डिनलिटी में बात करूं तो क्या हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो बी से कम ही होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, सिर्फ कम रहने चाहिए, ठीक है। अगर बराबर हो गए तो वो सेट क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, इम्प्रॉपर सबसेट जिसके अंदर एलिमेंट सेम होंगे, है ना। तो क्या वो तो खुद ही सेट नहीं बन जाएगा भाई, सेट ऐसा सबसेट कौन सा है जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं गिवन सेट के, तो ऐसा सबसेट सिर्फ यही है 8वें नंबर पे। तो ये इकलौता बेचारा ऐसा सबसेट है जो इम्प्रॉपर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो गिवन सेट के इक्वल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सेट क्या हो जाएगा, सेट इटसेल्फ। तो जो सेट खुद है ना उसको तो छोड़ दो, उसको तो छोड़ दो, ये वाला तो इम्प्रॉपर हो गया, ये वाला तो हो गया तुम्हारा इम्प्रॉपर, और बाकी सारे के सारे जो ये दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्या हो गए, ये प्रॉपर सबसेट हो गए, ये क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे भाई बताओ, या पहले इम्प्रॉपर लिख लो, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, सिर्फ एक, इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक होता है, यानी कि वो सेट खुद होता है, समझ रहे हो, इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक होता है जो कि वो खुद होता है, समझ गए। और अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो जितने टोटल थे उनमें से एक हटा दो, जितने प्रॉपर थे उनमें से एक हटा दो, तो टोटल कितने थे, 2 रेज टू द पावर n, उनमें से एक हटा दो, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर हो जाएंगे। तो अगर प्रॉपर सबसेट्स पूछे हैं तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 होंगे, और अगर इम्प्रॉपर पूछे हैं तो सिर्फ एक होगा। अच्छा एक चीज और है, कई बार कहीं कई जगह पूछ लेता है, वैसे इतना स्टैंडर्ड नहीं है, हर बुक्स में नहीं लिखा मिलता है, ट्रिवियल सबसेट्स भी होते हैं, ट्रिवियल सबसेट्स। ट्रिवियल सबसेट्स किसको बोला जाता है, जो ये दो सबसेट होते हैं ना जो हमेशा होते हैं, एक तो फाई और ए, इन दोनों को तो बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। अगर कोई ट्रिवियल पूछ ले तो ट्रिवियल फाई और ए होते हैं, और जो बाकी सारे बच गए उनको हम नॉन ट्रिवियल बोल देते हैं। नॉन ट्रिवियल क्या हो गए, जो बाकी सारे बच गए, रेस्ट ऑफ द सेट्स, जो बाकी सारे बच गए रेस्ट ऑफ सेट्स, उनको हम क्या बोल देंगे, नॉन ट्रिवियल बोल देंगे। तो अगर ट्रिवियल काउंट कराए तो ट्रिवियल में 2 बताओ, और नॉन ट्रिवियल में 2 की पावर n माइनस 2 बताओ, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे टाइप्स ऑफ सेट, है ना। अच्छा मेरे को एक सीक्वेंस की मैंने गड़बड़ और भी करी है यहाँ पे, वैसे मुझे तुम्हें 2 बातें और बतानी थी जो जरूरी है। एक तो इक्वल सेट की, अच्छा एक इक्वल की तो बाद में बताएंगे, एक सेट की प्रॉपर्टी है क्या, इन सेट्स ऑर्डरिंग एंड रिपीटिशन, ये शुरू में ही बता देना चाहिए था मुझे अभी ध्यान आया। इन ऑर्डरिंग, इन सेट्स ऑर्डरिंग एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, या फिर इज नॉट, डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, ये भी लिख सकते हो कि सेट्स के अंदर ऑर्डरिंग और रिपीटिशन हैव नो सिग्निफिकेंस, ये लिख लो कि उनका कोई मतलब नहीं है। अलाउड तो क्या लिख ही सकते हैं, और उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस यानी कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऑर्डरिंग का और रिपीटिशन का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग का मतलब तो ये है कि सेट की सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट के अंदर तुमने जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 2 3 लिख दो, 3 2 1 लिख दो, 2 1 3 लिख दो, इन सेट्स का कोई मतलब, ये एक ही सेट है तीनों के तीनों, यहाँ पे कोई अलग सेट की बात नहीं हो रही है, ये तीनों के तीनों सेट सेम है। दूसरा रिपीटिशन का भी कोई मतलब नहीं है। मान लो तुमने एक सेट के अंदर 1 2 3 3 2 बार लिख दिया, एक सेट के अंदर तुमने 1 1 1 2 3 3 3 3 ऐसे लिख दिया, और एक सेट तुमने लिख दिया सिंपल 1 2 3, तो ये तीनों सेट्स भी सेम ही है, यहां भी कोई अलग सेट नहीं लिखा। 3 को चाहे तुम 500 बार लिख दो, इस सेट की कार्डिनलिटी भी 3 है, इस सेट की कार्डिनलिटी भी 3 है, और इस सेट की कार्डिनलिटी भी 3 ही है। इन तीनों सेट्स की कार्डिनलिटी जो है वो 3 ही है, समझ आ रही है मेरी बात। तो इनकी कार्डिनलिटी हमेशा सेम रहेगी। अब कार्डिनलिटी पे और इस पे बेस्ड हमने सेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक को तो बोल देते हैं हम इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, और सेट क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। पहली क्लास में कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, इतने बच्चे तो नहीं आगे कि क्रैश ही कर गया इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स क्या होते हैं, देखो इक्विवेलेंट सेट्स तो वो सेट्स होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी सेम होती है। कहता है अगर ऐसे 2 सेट हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख गए तुम्हें, बस तो बात वहीं खत्म हो गई कि ऐसा सेट, ऐसे 2 सेट अगर तुम्हें दिख गए जिनकी कार्डिनलिटी सेम है, तो फिर वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, है ना। लाइव तो चल रहे हैं हम, हाँ लाइव तो चल रहा है, पर कमेंट का क्या चक्कर है, मैं बोलता हूँ।
है कि कमेंट्स ऑफ हो गए हैं। पोर्टल में थोड़ा इशू है। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी सेम हो जाए, यानी कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनके अंदर एलिमेंट हैं क्या। भाई मान लो 1 2 3 है और बी सेट लिख दिया मैंने ए बी सी, इन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, तो ये क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। पर इक्वल सेट्स के अंदर इससे काम नहीं चलता है। कहता है कार्डिनलिटी तो सेम हो, साथ में सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए। साथ में क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ए लिख दिया 1 2 3 और मैंने बी लिख दिया 3 3 3 1 2 1 2, ये सेट। तो ये और ये सेट इक्वल है, दोनों की कार्डिनलिटी 3 है, इसकी भी कार्डिनलिटी 3 है, इसकी भी कार्डिनलिटी 3 है, और दोनों के अंदर सेम नंबर सेम एलिमेंट्स भी हैं, 1 2 3 ही है और 1 2 3 ही है। तो ये दोनों के दोनों सेट्स जो हो गए ये इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहां से एक बात मैं अगर लिखूं, एक बारी सोचना जरा कि ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, बताना कौन सी बात सही है। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, एक बात तो मैंने ये लिख दी और दूसरी मैंने लिख दी ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, सारे के सारे इक्वल सेट्स भी इक्विवेलेंट होंगे। ये दो बातें लिख दी, जरा सोच के देखो, एक मिनट के लिए कमेंट तो मुझे दिख नहीं रहे, बट एक बारी सोच के देखना कौन सी बात सही है। सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल होंगे या फिर सारे के सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे, है ना। हाँ, अब अहमद का कमेंट आया है। ठीक है, अब संजीव का भी कमेंट आया है। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या इक्वल होंगे? ये देखो यही एग्जांपल लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं, पर क्या ये इक्वल है? खुद देखो, ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है, पर क्या ये इक्वल है? ना, ये इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं है, ये बात गलत है। अब कमेंट आने लग गए हैं। ठीक है, और ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, सारे के सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे, ये पक्की बात है, ये सही बात है, क्योंकि जब सेट इक्वल हुए होंगे तो उनकी कार्डिनलिटी तो पक्का सेम मिली होगी, है ना। जब सेट्स इक्वल रहे होंगे तो उनकी कार्डिनलिटी तो पक्का सेम रही होगी, तो ये बात एकदम ठीक है। अब यहां से इस बात से ये बात समझ आनी चाहिए कि किसी के दिमाग में ये बात ना चल रही हो, कहां पे गई वो बात, हमने सेट्स को कहां काउंट किया था। हाँ, किसी के दिमाग में ये बात नहीं, किसी के दिमाग में ये डाउट ना आए कि सर यहां से एक सेट बी कोमा ए भी तो बन सकता है सब सेट, तो भाई ये कोई नया सेट नहीं बनेगा, ये कोई नया सेट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑर्डरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। चाहे ए कोमा बी लिखो चाहे बी कोमा ए लिखो, तो ये एक ही सबसेट काउंट होगा। कहीं सोचो कि सर 8 से ज्यादा भी मैं बना दूंगा, तो ज्यादा नहीं बनेंगे, इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो यहां तक की मेरे को उम्मीद है, तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे थे, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल ये सब क्लियर हो गया होगा, मेरे को उम्मीद है कि ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो ये भी हो गया, इक्विवेलेंट इक्वल भी हो गए। ठीक है, अच्छा एक मैं पावर सेट और डिस्कस कर देता हूं जाते जाते, फिर ये पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। कल से हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स करेंगे, कल मैं कोशिश करूंगा इसका थ्योरेटिकल पार्ट में पूरा करा दूं। पावर सेट, पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से। पावर सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पावर सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट क्या होता है? देखो, एक सेट ही होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। कह रहा है कि ए के सारे सुमित का कमेंट आ गया, सुमित मैंने पढ़ लिया है, सॉरी सुमित अगर मेरा ध्यान नहीं दिया होगा यार। मंजीत गुड इवनिंग, सुमित कह रहा है आपने मेरा आज तक एक भी कमेंट नहीं पढ़ा है। सुमित ऐसा नहीं हो सकता, मैं इग्नोर नहीं करता हूं, पढ़ाने के बाद यार ध्यान नहीं जाता है, पता है। कहता है कि पावर सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट आ जाए। जैसे कि हमने ए सेट देखा था, ए बी सी ये सेट देखा था, है ना। तो अगर मैं इसका पावर सेट लिखना चाहूं तो तुम क्या करोगे? पहले इसके सारे सबसेट देखोगे, इसके सारे के सारे सबसेट कौन से थे भाई? इसका सबसेट एक तो फाई था, कोमा से सेपरेट करते चलो, एक तो सबसेट इसका फाई था, फिर ए था, फिर बी था, फिर सी था, फिर ए कोमा बी है, फिर बी कोमा सी है, फिर ए कोमा सी है, फिर ए बी सी है, ये सारे के सारे सबसेट थे। तो कहता है इन सारे के सारे सबसेट्स का एक और सेट बना दो, इन सारे के सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो। तो इन सारे के सारे सबसेट्स का एक सेट बना दिया, तो इसको हम क्या कह देंगे? ये ए का पावर सेट है, ए का क्या बन गया? पावर सेट बन गया। यानी कि पावर सेट के अंदर ए सेट के जो सबसेट हैं वो एलिमेंट की तरह आएंगे। ठीक है, वो एलिमेंट की तरह आएंगे। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं, क्या मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, बताओ। पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी अगर मैं पूछूं तो कितनी होगी भाई, पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, कितने सबसेट होंगे, क्योंकि सबसेट ही तो एलिमेंट बन के आए हैं। तो अगर इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 8, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए के सबसेट ही तो है। और सबसेट कितने होते हैं, 2 रेज टू द पावर n। तो पावर सेट की जो कार्डिनैलिटी होती है वो तुम्हारी कितनी होती है, 2 रेज टू द पावर n होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, सबसेट्स ही तो आते हैं। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है ये बात अब क्लियर हो गई होगी। हाँ, तो अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, जाते जाते एक क्वेश्चन करूं मैं तुमसे, तो मुझे बताओ, कल की क्लास में हम इसको आगे शुरू करेंगे। जरा मुझे बताओ, इफ a इज इक्वल टू 5, ए जो है वो एम्प्टी सेट है। अगर मैं तुमसे पूछूं देन पावर सेट ऑफ, कार्डिनैलिटी बताओ मुझे, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए की, इसकी कार्डिनैलिटी बताओ कितनी होगी। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सर मेरे पास DSSS का बैच है, EMRS के लिए बैच लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए मानशा, कोई जरूरत नहीं है। DSSS कर लिया तो EMRS का सिलेबस तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 11वीं 12वीं का सिलेबस है, उसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान पेपर आएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगा, चिंता मत करो। जैसा KVS का आया था एकदम आसान, वैसा ही आएगा। हाँ तो प्रशांत, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, चौथा है, ये सेट एक पांचवा एलिमेंट है, ये सेट एक छठा एलिमेंट है। हिंदी लैंग्वेज में अब्दुल नहीं हो पाएगा, टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में ही यूज करूंगा मैं। यूपीटीजीटी एकदम आराम से यूपीटीजीटी एकदम आराम से हो जाएगा। सबसे पहले पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट देखो कितने आएंगे, पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है भाई, ए सेट के अंदर 0 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 रेज टू द पावर 0 यानी कि 1। पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट रखे हैं, पावर सेट ऑफ ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट रखा है, कोई भी एक एलिमेंट रखा है। अब अगर मैं पूछूं पावर सेट के पावर सेट में इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, पावर सेट के पावर सेट की कार्डिनैलिटी, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो 2 रेज टू द पावर 1, इसके अंदर एक एलिमेंट है ना, तो इसके पावर सेट में 2 रेज टू द पावर 1 यानी कि 2, इसकी कार्डिनैलिटी 2 आएगी, इसकी कार्डिनैलिटी सिर्फ कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट कल की क्लास में और कराऊंगा ये क्वेश्चन, अभी टाइम कम है एक्सप्लेन करने का, बाकी इसका आंसर 2 होगा। अब मैं चलता हूं, आज के लिए बस इतना ही। बुक्स मैंने बता दी है, सिलेबस मैंने बता दिया है, PDF शीट कहां मिलेगी, मुझसे अगर कुछ चीज पूछनी हो वो कहां मिलेगी, वो सारी की सारी बातें मैंने क्लास के शुरू में बहुत अच्छे से बता दी है। तो जिस बच्चे को भी सिलेबस, बुक्स, शीट्स, क्लास नोट्स, सिलेबस, इन सबको लेके कोई भी अगर डाउट है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये जो भी डाउट है वो सारा का सारा अपना एक बार शुरू से देख लेना, उसमें चीजें कवर हो जाएगी। यूपीटीजीटी पीजीटी कूद कूद के कवर हो जाएगा। ठीक है, हेलो सर, कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये बैच, हिमांशी? ये मान के चलो कि 160 से 200 घंटे के बीच में खत्म हो जाएगा, और एक क्लास 1.5 घंटे की होगी, हिसाब लगा लेना। 100 से ऊपर क्लास हो जाएंगी, 100, 110 क्लास, 120 क्लास, इतनी हो सकती है। ये मान लो 100, 110 क्लास होंगी तुम्हारी, थोड़ी एक दो ज्यादा भी हो सकती है, इससे ऊपर नीचे, तो 100, 110 ऐसी क्लास होंगी, तो वो कराऊंगा मैं। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स मैंने शुरू में शेयर कर दी है। मेरे को उम्मीद है कि आज का इंट्रोडक्शन का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा नाम है मयंक सैनी, मैं चौथा बैच पढ़ा रहा हूँ टीचिंग का, और वैसे मैं 4-5 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, IIT रुड़की से मेरी क्वालिफिकेशन है, करंटली मैं PhD भी कर रहा हूँ। तो मेरे बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। DSSS भी TGT का ही टारगेट कर रहे हैं, मेघना हो जाएगा। बाकी सारी चीजें एक बार शुरू में देख लो, किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो सारी चीजें देख लो। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, सी यू। इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाय, टेक केयर।